नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। सत्य, सटीकता और प्रामाणिकता का बेजोड़ नमूना क्या होता है? वो होती है खबर, और खबरों की विश्वसनीयता से उसे पेश करने के लिए चाहिए मजबूत डगर। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर जानिए खबर का पूरा सच। तथ्य, पड़ताल और विश्लेषण से लबरेज है हमारा ये शो न्यूज पंच। मैं हूं आशा गुलाटी गुंबर और आज न्यूज पंच के जरिए जो ये हमारी सेकंड इनिंग्स है, इसमें किन खबरों पर रहेगी नजर, आइए करवाते हैं आपको उनसे रूबरू। तो रांची में टाइगर का मर्डर कैसे सवालों के घेरे में है? लॉ एंड ऑर्डर रांची में। तो हेमंत होंगे कई सवालों के जवाब। तो सवालों में है हेमंत सोरेन सरकार। उसके बाद सवाल कई और भी हैं जिनका जवाब जस्टिस वर्मा को देना होगा कि कहां तक पहुंची है उनकी जांच की आंच और क्या विकल्प बचते हैं उनके पास। तो इस खबर पर भी हम करेंगे विश्लेषण अब से कुछ ही देर में। साथ ही दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन टैरिफ का बम फोड़ने के लिए तैयार हैं ट्रंप। तो कैसे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें खलबली मची हुई है इस टैरिफ के डर से, इस डर के खात्मे के क्या राज रहेंगे वो भी हम आपके साथ करेंगे साझा आपसे कुछ ही देर में। तो इन तमाम तीन बड़ी खबरों पर हम डालेंगे विस्तार से नजर, जानेंगे जांच पड़ताल के जरिए हर बारीक सवाल। तो बात करते हैं पहले रांची को लेकर। रांची में इस वक्त जंगल राज है। जंगल राज कैसा? जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कानून के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता अनिल टाइगर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक अपराधी को इसको लेकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अपराधी से पूछताछ जारी है और इसी वजह से रांची में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस हत्या के विरोध में रांची बंद है। आप सोचिए कि अगर किसी नेता की हत्या इस तरह से कर दी जाती है सरेआम दिन दहाड़े, तो फिर आम जनता कैसे गुहार लगाएगी कि हमें इंसाफ चाहिए, क्या हम सुरक्षित हैं रांची में? और समझेंगे कि आखिरकार फिर से कटघरे में सोरेन सरकार आखिर क्यों है, क्योंकि बीजेपी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल टाइगर इनका नाम है, जिनकी हत्या के बाद भाजपा का रांची बंद है और इस बंद को आजसू लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन है, इन तमाम दलों का समर्थन है। और समर्थन क्यों ना हो, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है। जिस वायदे के साथ सोरेन सरकार आई थी, हर एक पैमाने पर खरी नहीं उतर पा रही। और विरोध प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और यही तो एक स्वस्थ और मजबूत विपक्ष का उदाहरण है। खुलकर जमकर नारेबाजी की गई है परिजनों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस जो है पूछताछ जारी है। तो कानून व्यवस्था कितनी ध्वस्त है उसके अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर समझेंगे कि आखिरकार ये जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग रांची की जगहों पर चल रहा है, इसका असर रांची पर क्या पड़ रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। वेज बाजार एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार जो वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में पेशेवरों, कारोबारियों और रचनाकारों को जोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक होलिस्टिक बाजार है जहाँ सबको मौका मिलेगा, हर की क्रिएटिविटी को मौका मिलेगा। छोटे शहरों की कहानियाँ बिल्कुल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इंडिया में इतनी टैलेंट है कि ये वर्ल्ड ओवर ये पूरी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो मेरे को तो इसमें पॉसिबिलिटीज एकदम एंडलेस लगती हैं। Fantastic opportunity for filmmakers, not just filmmakers, people like us who are presenters, who are producers, buy content at the Waves Bazaar. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रांची बंद है, आजसू और लोजपा इस विरोध प्रदर्शन के सपोर्ट में उतर कर आए हैं, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा है कि किसी नेता की दिन दहाड़े
हत्या कर दी जाती है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे कि आखिरकार किस तरह से ये जो बंद है वो रांची में, आप देख सकते हैं ये बंद जो है वो झारखंड में, क्योंकि लगातार जो हत्याओं का सिलसिला जारी है नेताओं का, उसको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। लोजपा और साथ ही साथ आजसू ने भी इस विरोध प्रदर्शन को हामी दी है और ये विरोध प्रदर्शन बताता है कि जो सोरेन सरकार है, जो तमाम वादे, तमाम दावे किए गए थे, किसके लिए? उस जनता के लिए जिसके जनादेश को स्वीकार करके आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन क्या वाकई उन तमाम दायित्वों का निर्वहन कर पा रही है सोरेन सरकार या फेल है? वो ये इन तस्वीरों के और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कानून व्यवस्था में अगर कोई सवाल उठाता है तो उस सवाल के जवाब में कोई आपकी पुकार को सुनने वाला नहीं है। और इसी पर कई रिएक्शंस भी हमारे सामने हैं जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार सोरेन सरकार क्यों अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के साथ कैसे जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चलेंगे अपने संवाददाता। टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है, रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौर दग्गा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। यहाँ योगी मॉडल लागू करो, खुला छूट दोगे अपराधियों को तो अपराधी भी कहेंगे कि भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो सैया भाई कोतवाल डर काहे का, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है, उनका कहना है। तो गौरव से इस बारे में जानकारी लेते हैं जो रांची से जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या हो रहा है रांची में? ये जिस तरह से कानून व्यवस्था में बार बार प्रहार किया जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं असर रांची पर पड़ता हुआ और दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी जाती है और सरकार बिल्कुल चुप। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कल की हत्या हुई है उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल अभी झारखंड का विधानसभा सत्र भी चल रहा था और विधानसभा सत्र में लगातार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे कि राज्य में विधि व्यवस्था फेल हो गई है। क्योंकि हालिया दिनों में ऐसी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उन घटनाओं के बाद से बीजेपी ज़्यादा मुखर है इन सब चीज़ों को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि होली के दौरान गिरिडीह में एक जुलूस निकला था होली का, तो उसमें भी पत्थरबाजी हो गई। होली के बाद रामनवमी में हजारीबाग में भी एक जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाती है। इसके बाद एक कोयला कारोबारी यहाँ रांची के रहने वाले थे, उनकी भी रेकी करके उनका भी हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन संयोग से वो बच गए, उनके बाह में गोली लगी थी। तो इन सब घटनाओं को लेकर के लगातार बाबूलाल मरांडी विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि बाबूलाल मरांडी जी ने नेता प्रतिपक्ष जो उनको बनाया गया है उसके बाद से ही वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और वो डीजी की नियुक्ति को लेकर के भी सवाल लगातार उठा रहे हैं। अभी मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल उनका कहना था कि डीजी के लिए जो इम्पैनलमेंट होना चाहिए था वो फ्रेश इम्पैनलमेंट होना चाहिए था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को किनारे रखते हुए डीजी की लेकिन गौरव यहाँ ये समझना होगा कि अगर तो इन सब मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष लगातार से सरकार चलिए, ये तो अच्छी बात है कि एक मजबूत कहना है कि जो गाइडलाइन बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डीजीपी के लिए यहाँ से आईपीएस का नाम भेजा जाएगा, उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी गौरव मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको ये भी समझना होगा, करना चाहिए था गौरव हमें ये भी समझना और अभी जो विधानसभा सत्र अभी आज उसका अंतिम भी दिन है,
तो अभी जो विधानसभा सत्र था वो प्रश्नकाल उसमें चल नहीं पाया। प्रश्नकाल के बाद 12:55 तक के लिए सबकी कार्रवाई स्थगित की गई थी। 12:55 के बाद जैसे ही सभा की कार्रवाई शुरू हुई, चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को लेकर, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार अगर ये जो हत्या हुई है इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है और कैसे पुलिस तार से तार जोड़कर गुनहगारों को सजा पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। लेकिन बात खाली रांची की नहीं है, बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे आज, क्योंकि वहां पर भी भाजपा जो नेता है उन पर हमले का मामला सामने आ रही, कोई नया नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए तो बिल्कुल नया नहीं है। और बात करते हैं उत्तर 24 परगना की, जहां भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर बम फेंके गए। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक मॉब यानी कि 50 से 60 लोगों का जो समूह है उनके आवास पर पहुंचा, हमला बोला और भाजपा नेता ने उस दौरान पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। यानी कि दीदी के राज्य में पुलिस भी उन्हीं की सुनती है, अगर कोई शिकायत लेकर जा रहा है तो उसकी सुनवाई भी नहीं है। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने बयान देकर घटना की पूरी जानकारी दी। आपको ये बताएं कि उनके आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो बंगाल में भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है, जहां भाजपा नेता पर हाल ही में हमला बोला गया है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वहां भाजपा नेताओं की जो हमले की सूची है, फेरिस्त है, बहुत लंबी है। दिसंबर 2020 पर चलते हैं आपको। डायमंड हार्बर अगर आपको याद हो तो डायमंड हार्बर पर हमला हुआ था, जहां आप सोचिए जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। इतने हौसले बुलंद हैं दीदी के राज्य में वहां के गुंडों के कि वो हमला करना बहुत आम बात मानते हैं। नवंबर 2021 में ये मामला सभी को याद हो, पश्चिमी मिदनापुर, जहां शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला बोला गया। और हमेशा होता क्या है, जो विपक्ष है, विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जाता है। फरवरी 2021 में फिरोज कमान गाजी की अगर मैं बात करूं, उस बाबू मास्टर पर भी हमला हुआ। और उसी जनवरी 2021 में जो कृष्णेंदु मुखर्जी हैं उन पर तो गोलीबारी की गई। और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अप्रैल 2024 का मैं जिक्र करूं, लॉकेट चटर्जी, उन पर भी हमला किया गया। और मार्च 2022 में सांसद जगन्नाथ सरकार की कार पर बम से हमला हुआ। 2024 में प्रियांशु पांडे, रवि सिंह की गाड़ी पर हमला हुआ। और ये जो क्रोनोलॉजी है, 2019 की भी मैं बात करूं, अर्जुन सिंह पर ईंट और बम फेंके गए। और इससे पहले भी नॉर्थ 24 परगना में यह हादसा हुआ। ये टाइमलाइन हमको क्या बताती है? ये टाइमलाइन हमको समझाती है कि हौसले बुलंद है वहां अपराधियों के, खास तौर पर विपक्ष के खिलाफ। और अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो दीदी उस आवाज को दबाने का, उस आवाज को खत्म करने का मादा भी रखती हैं। तो आप 2020 से लेकर 2024 की अगर हम बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है पश्चिम बंगाल में भी भाजपा नेताओं को लेकर। और अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं जस्टिस वर्मा को लेकर। अब जस्टिस वर्मा कितना जस्टिस दे पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन जो उनकी जांच की आंच है, यानी वो जो अधजले नोट हैं जो कि दिल्ली के दिल लुटियन जोन से निकले, पुलिस की जांच में लगातार तेजी आ रही है। पुलिस इस मामले की अगर बात की है तो जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की बात कही गई। वहां भी लोगों ने कहा कि भाई हमें इस तरह का जज वहां नहीं चाहिए। तो जस्टिस वर्मा पर विवाद जारी है। जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। अब इनमें इलाहाबाद, लखनऊ, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और जबलपुर बार एसोसिएशन भी शामिल है। तो आइए अब ये समझते हैं कि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कैश कांड में आखिर हुआ क्या, पूरा टाइमलाइन आपको समझाएंगे। तो 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर होली के दिन आग लगी। दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में क्या मिला? 500 के अधजले नोट। होली के दिन जो रंग है वो रंग कहीं ना कहीं भंग डालते हुए नजर आए जस्टिस वर्मा के लिए। 21 मार्च को यह मामला राज्यसभा में उठाया गया, यानी कि संसद तक पहुंच गया मामला। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन 22 मार्च को करने की बात कही गई। उसी 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जले हुए नोटों का वीडियो भी जारी किया गया। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा से जो उनका न्यायिक कार्यभार था उसे वापस लिया गया। 24 मार्च को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया गया
और 25 मार्च को जो जांच समिति है उसने जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, ताकि कुछ राज सामने निकल कर आए। 25 मार्च की अगर बात की जाए तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसी 25 मार्च को इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने हड़ताल शुरू की कि भाई हमें वो नहीं चाहिए, और 26 मार्च को स्टोर रूम को सील किया गया और सीसीटीवी और डीवीआर भी जब्त की गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, सवाल मेरा यहाँ पर ये कि क्या अब विकल्प बचते हैं जस्टिस वर्मा के पास? आंचल, देखिए, जहां तक जस्टिस वर्मा की बात है तो उनके पास विकल्प कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वेट करना है अब कि वो जांच समिति जो रिपोर्ट देगी उसमें क्या बातें कही जाती हैं, क्योंकि जो मुख्य यहाँ पर पूरा आरोप था उसको देखते हुए जैसे दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसमें आगे गहन जांच की जरूरत है, और उन्होंने एक बात और कही थी कि किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश करने की उनको कोई ऐसी वजह नहीं दिखती कि किसी बाहरी व्यक्ति का वहां प्रवेश हो सकता है सिवाय स्टाफ, सीपीडब्ल्यूडी के लोगों और जस्टिस वर्मा के परिवार के सदस्य। तो इनके अलावा बाहर से किसी की एंट्री का कोई सवाल नहीं उठता। इन दो महत्वपूर्ण इनपुट्स के साथ आगे जांच की बात कही गई थी। उसके बाद आप याद करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की जिसमें 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाईकोर्ट के। तो ये समिति अपनी जांच कर रही है। इस बीच आपने अभी जैसे बताया कि कुछ बार एसोसिएशंस के लोग, स्टेट बार एसोसिएशंस के लोग प्रतिनिधि आज यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए थे। सुबह उन्होंने अनुमति मांगी थी सीजीआई से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। वो अनुमति आंचल उनको मिल गई है, तो वो जाकर के अपनी उनके जो शंकाएं हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको सीजीआई के सामने रखेंगे। विशेष रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन की क्या बात वहां पर उनकी तरफ से रखी जाती है, ये जरूर और ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आप देखें कि बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर की जैसी खबरें आई थी उन्होंने एक रिलीज निकाल करके इसका कड़ा विरोध किया था। तो अभी चीफ जस्टिस के साथ उनकी जो बातचीत होगी उसके बाद ये बात पता चल पाएगी कि आखिर वहां इस चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकला। क्या अभी भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उसी अपने रवैये पर अडिग है कि जस्टिस वर्मा को वहां पर उनको ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और वहां वो अगर ऐसा होता है तो वो न केवल कोर्ट का बहिष्कार करेंगे उनका, बल्कि हड़ताल भी करेंगे। तो ये सारी चीजें इस लिहाज से जो बैठक सीजीआई के साथ होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे थे तो कई अखबारों में ये भी था कि क्या उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है या वो खुद अपनी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? आंचल, देखिए, अभी तक हम अगर इतिहास की बात करें तो किसी भी जज के खिलाफ ये जो रिमूवल प्रोसीजर होता है इसको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ जजेस के खिलाफ जो लाया गया ये रिमूवल का पूरा जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। जहां तक किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ इस तरह आपराधिक कार्रवाई की बात है तो इसमें जो एफआईआर करनी होती है उसके लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक अनुमति चाहिए होती है, एक ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है। उसके बाद ही पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज करती है ऐसे मामलों में और आगे जांच शुरू होती है। जब बात इतनी गंभीर हो जाती है तो जाहिर है सीधे संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि फलां जज को हटाया जाना चाहिए उनके पद से, और इसको लेकर के प्रस्ताव को दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पारित करना होता है। उसके बाद ही उनको पद से हटाया जाता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़े, क्योंकि जैसे ही आरोप लगे और संबंधित जज को लगा कि अब उनको हटना ही होगा तो वो रिजाइन उन्होंने दे दिया। इस तरह के जो 2-3 मामले आए हैं पहले। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि क्या होगा रिपोर्ट के बाद। बिल्कुल, तो जस्टिस वर्मा के पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं हमारे अगले मुद्दे की और ले चलते हैं आपको अमेरिका। जी हाँ, ट्रंप लगातार कभी ट्रंप कार्ड खेलते हैं, मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं, कभी दिवाली से पहले फोड़ देते हैं टैरिफ बम। और टैरिफ बम कहां फोड़ा? विदेशी कारों के सेक्टर पर, जहां अब अगर आप विदेशी कारों को इंपोर्ट करते हैं, यानी वो कारें अगर अमेरिका में नहीं बनी हैं, उनका इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, तो कितना टैक्स देना होगा? आपको देना होगा 25% ऑफ टैक्स। अब इससे हुआ क्या? डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ये तीनों सूचकांक है अमेरिकी शेयर बाजार के। इसमें से जो नैस्डैक है, जो टेक कंपनियों को सपोर्ट करता है, वो लुढ़क गया, ध्वस्त हो गया। और इसका असर दुनिया भर का जो ऑटो सेक्टर है, चाहे यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, हम बात करें एशियन मार्केट्स की, वहां पर भी देखा गया। लेकिन यहाँ पर जो कनाडियाई पीएम है वो बहादुरी दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्रंप साहब को 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि ये आपने सीधा हमला किया है और ऐसे नहीं चलेगा। और यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने भी ट्रंप के इस फैसले की निंदा की है। लेकिन क्या निंदा करना और इस तरह से टैरिफ जो लगाया जा रहा है उसके बाद अब क्या होगा वो हम आपको समझाते हैं। तो अमेरिका में अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा
और ये महंगा इसलिए होगा कि तमाम जो आयातित कारें हैं, यानी कि जब आप कारों को इंपोर्ट करते हैं तो 25% टैक्स आपको देना होगा। अभी कुछ दिन बचे हैं, अगर नहीं खरीदी है कार अमेरिका वालों ने तो खरीद लीजिए, तो 2 अप्रैल से लागू होना है ये टैरिफ। और मौजूदा टैरिफ जो है, यानी कि 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होगा, मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त भी टैरिफ लगाया जाएगा। यूएस में निर्मित जो अगर प्रोडक्ट है भाई, अगर वहीं बन रहा है, घरेलू प्रोडक्शन है, उस पर कोई शुल्क नहीं है। लेकिन घरेलू उत्पादन के साथ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना ये मजबूरी है ट्रंप सरकार की। कंज्यूमर सेंटिमेंट 4 साल के निचले स्तर पर है। डिमांड को अपटिक करने के लिए क्रेडिट ऑफटेक चाहिए। ये कैसे होगा? ये टैरिफ लगाकर ट्रंप साहब करना चाहते हैं, लेकिन इस नीति से एक्सप्लोरेबल मार्केट्स कितने ध्वस्त होंगे ये देखना होगा। अब मंदी के डर से बाजारों का क्या हाल है? ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल खुद है, यहीं पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। और डाउ जोन फ्यूचर्स, यानी अभी तो आज बाजार बंद है, फ्यूचर्स भी ये इशारा कर रहे हैं कि आज यूएस के बाजार दबाव में रहेंगे। और टेक फोकस जो कंपनी यानी कि नैस्डैक जो सूचकांक है, वहां 2% की गिरावट देखी गई। ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं वहां भी गिरावट देखी गई। होता असल में ये, अगर हम इसको ऐसे समझें कि फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटो सेक्टर बड़े रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, तो यानी अगर कुछ भी आप रेट से रिलेटेड, यानी कि कितना % टैक्स लगाया जाएगा, कम किया जाएगा, अगर हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं, उसका सीधा असर आपके बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र पर पड़ता है। और जनरल मोटर्स का जो शेयर है, निवेशक जो है, कॉर्पोरेट दिग्गज है, उनकी चिंताएं तो बढ़ना लाजमी ही है कि मार्केट में मुनाफा वसूली हावी है ऑटो सेक्टर में। और ट्रंप की व्यापारिक जो योजनाएं हैं वो कितनी अनिश्चित हैं, और उसकी वजह से मंदी की आशंका, इसलिए मैंने कहा ना कि कंज्यूमर सेंटिमेंट भी निचले स्तर पर है। पर क्या जो फैसला ट्रंप ले रहे हैं, क्या उसका सीधा असर हमारे देश पर किस तरह से होगा? अब ये कहना है कैनेडियाई पीएम का। उन्होंने कहा भाई आपने तो सीधा हमला बोल दिया हम पर, और उन्होंने 2 टूक कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष समिति की बैठक में हम जो ये अध्यादेश पास किया गया है उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो ये फैसला लिया गया ये केवल कनाडा के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि बहुसंरक्षणवाद की नीति को लेकर जैसे ट्रंप एक ट्रेड वॉर को आगे लेकर जा रहे हैं, वो देश के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, यानी विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। तो करीबन 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया का जो कोष है, वो घोषित किया गया। और अब जवाबी कार्रवाई कैसे की जाएगी? जवाबी कार्रवाई कनाडा ऐसे करेगा कि वो पहले जो ट्रंप का कार्यकारी आदेश है उसका अध्ययन करेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, ट्रंप सुर्खियों में रहना चाहते हैं और इसीलिए जिस तरह से जिस ट्रेड वॉर का आगाज वो कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दीर्घकालिक, इन द लॉन्ग रन, वो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे सभी का यही अनुमान है कि यह जो ट्रेड वार एक तरफा ट्रंप ने शुरू किया है उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी मैं अमेरिकन एक विशेषज्ञ से बात कर रहा था, दिल्ली में ही वो रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि देखिए ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी एक प्रॉफिट का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो इस ट्रंप टैक्स से बचना चाहते हैं तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करें, और उस प्रॉफिट मार्जिन का जो एक बड़ा हिस्सा है उसमें से अमेरिका को टैक्स के रूप में दे। तो इस तरीके से वो कंज्यूमर को उसी कीमत पे दे पाएंगे गाड़ी जिस कीमत पे पहले होती थी। तो अमेरिकन जो ऑटो मेकर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो ट्रंप टैक्स है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कंज्यूमर पर कोई दबाव ना पड़े। सारे लोग इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका कंज्यूमर किंग है, और सभी जो गाड़ियां बनती है, बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड, वो जाता है अमेरिकी बाजार में। और अमेरिका में खरीदने का सिलसिला इतना ज़्यादा है कि अधिकांश लोग कुछ दिनों तक गाड़ी रखते हैं, 1-2 साल तक, उसके बाद गाड़ी वो सेकेंड हैंड मार्केट में चल जाती है। और अमेरिका सेकेंड हैंड कार मार्केट का भी बहुत बड़ा बाजार है। तो इसलिए सभी कार निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में अपना स्थान सिक्योर करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अभी जर्मनी ने, फ्रांस ने कहा है कि इसका रेसिप्रोकल टैक्स हम लगाना चाहेंगे, उसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे। अभी यूके के फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड निगोशिएशन में हैं, इसलिए हम इस ट्रेड वार में नहीं फंसना चाहते हैं। चाइना की जहाँ तक बात है तो चाइना को डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त लगाई है कि अगर वो टिकटॉक बेच दें अमेरिकी व्यापारी को तो वो टैरिफ में कमी कर देंगे। अब चीन इसके लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे ट्रंप के पास हर देश के लिए एक न कोई शर्त है जिसको वो निगोशिएट करना चाहते हैं।
2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे अनाउंस किया है, अमेरिका का लिबरेशन डे, जिसका कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिकी पदार्थ पर बाहर के लोग टैक्स लगाते थे अब हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। तो एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने वाली ये पूरी व्यवस्था बना रहे हैं ट्रम्प। अब लेकिन देखना है क्या होगा ये कि हर देश के साथ वो किस तरीके से निगोशिएशन हर देश के साथ सामंजस्य बिल्कुल जाए, क्योंकि हर देश के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, क्योंकि मेकिंग ग्रेट अमेरिका अगेन के चक्कर में कहीं नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है वैश्विक बाजारों को। इसीलिए हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें तुरंत हाई स्टेज पर पहुंचती हुई, सेफ हेवन माना जाता है जब भी ग्लोबल अनिश्चितताएं होती हैं। ऐसे में वैश्विक बाजारों पर यह मंदी का जो असर है, इसमें खरीदारी भी ब्लू चिप्स की। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए खरीदारी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने बजट के हिसाब से सारे लोग खरीदते हैं। और जहाँ तक कि कंज्यूमर गुड्स का है या इवन ऑटो मार्केट का जो पूरा शेयर प्राइस है अभी 1.7% से 1.6% तक गिर गया पूरा प्राइस। तो एक बहुत ही सेंसिटिव मार्केट होता है, क्योंकि उसमें पैसा जो लगाने वाले होते हैं वो पैसा बचत के लिए लगाते हैं, ना कि घाटे के लिए लगाते हैं। तो ये जो अमेरिका का पूरा अर्थतंत्र है वो अर्थतंत्र केवल अमेरिका का नहीं, उसे मेक्सिको, कनाडा, ये ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल से मिला हुआ है। ऑटो पार्ट्स यहाँ से जाते हैं, ये तीनों घूम के ही एक कोई भी कार बनता है। अगर अमेरिका का भी कोई कार बनता है तो उसे मेक्सिको चलिए देखेंगे कि आज जब रात में शेयर बाजार खुलेंगे अमेरिकी, तो उसमें बॉन्ड यील्ड या फिर हम यूं कहें जो परचेजिंग पावर इंडेक्स है वो किन स्तरों पर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ 3 धाकड़ मुद्दों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।